तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का थर्ड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन द Sokolowski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. It's been an operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired. Rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस पैराग्राफ का अर्थ करेंगे और इसकी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यहाँ पर देखेंगे। एंड्स का मतलब होता है सिरे या छोर, और प्रोवाइडिंग यानी देते हुए या उपलब्ध कराते हुए, इंस्पायरिंग यानी मोटिवेशनल या एक तरह से प्रेरणादायी चीज़ें या प्रेरणा देने वाली चीज़ें, और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर। फोस्टर यानी विकसित करना, डेवलप करना। इन ऑपरेशन का मतलब इन फंक्शन यानी काम में या कोई काम चल रहा है उसके लिए। इसके अलावा है कार्टिंग का मतलब होता है लाना ले जाना या ढुलाई करना। सेलिब्रिटीज़ यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुतूहल या जिज्ञासा। एब्जॉर्व यानी आत्मसात करना। अब देखिए इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन द सोकालस्की, यानी ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी हिम पर विद्यार्थी यानी बर्फ़ पर विद्यार्थी, जिस पर मैं शोकालस्की जहाज़ का नाम है ये, उस पर रहते हुए काम कर रही थी। उस योजना का उद्देश्य ठीक नहीं है हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के छोरों सिरों पर ले जाकर और उन्हें ऐसे प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करके जो उनकी हमारे ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान विकसित करने में सहायता करेंगे। ये कार्यक्रम कनाडा के नागरिक जॉफ ग्रीन की अध्यक्षता में अब 6 वर्ष से चल रहा है, जो प्रसिद्ध व्यक्तियों को तथा सेवानिवृत्त धनी जिज्ञासु लोगों को अपने जहाज़ पर लाने ले जाने से थक गए थे, जो केवल एक सीमित रूप में ही उन्हें कुछ चुका पाते थे। जॉफ ग्रीन को मतलब अर्थात जॉफ ग्रीन को बदले में ज्ञात नहीं वरन मात्र कुछ धन प्राप्त होता था। स्टूडेंट्स ऑन आइस के साथ वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को एक ऐसी आयु में जब वे आत्मसात करके सीखने और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने को तत्पर होते हैं, तब एक जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blast about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो यहाँ पर हम इसके कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। यानी अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित,
ब्लेज यानी चिंतित या वरी होना। आइस कैप्स का मतलब हिमशिखर या बर्फ़ की चोटियाँ। जोन यानी एरिया या क्षेत्र। रिस्पेक्टिव यानी अपना अपना या ऑफ ईच वन। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है अंताक्षर। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर। रिट्रीटिंग यानी पीछे हटते हुए या सिकुड़ते हुए, मूविंग बैक। आइस शेल्फ्स यानी थिक मासेज ऑफ आइस यानी बर्फ़ के कगार। इसके अलावा कोलैप्सिंग का मतलब होता है फॉलिंग, फॉलिंग डाउन यानी ढहते हुए या गिरते हुए। और रियलाइज यानी फील करना या महसूस करना। थ्रेट, थ्रेट का मतलब यहाँ पर डेंजर या खतरा या धमकी। तो इसका हम अब हिंदी में अर्थ कर लेंगे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, यानी इस कार्यक्रम के इतना सफल होने का कारण यह है कि दक्षिण ध्रुव के निकट कहीं भी जाकर उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। अपने अपने अक्षांशरों यानी अपने अपने अक्षांतरों और देशांतरों के क्षेत्र में आराम से बैठकर ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में चिंता करना आसान है, परंतु जब आप अपनी आंखों के सामने ग्लेशियरों यानी बड़े बड़े हिमखंडों को सिकुड़ते हुए और बर्फ़ के कगारों को ढहते हुए देखते हैं तो आप महसूस करने लगते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है उसका जो खतरा है वो बहुत ही वास्तविक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things, and the big things will fall into space, will fall into place. तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ इस पैराग्राफ की भी हिंदी मीनिंग्स करेंगे और इसमें जो भी यहाँ पर आपके हार्ड या डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उनको भी देखेंगे। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी प्रणाली, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एन एरिया एंड देयर रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। लैक का मतलब कमी। बाई डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जैव विविधता। इसको बड़े ध्यान से देखिए। बाई यानी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैव विविधता। और देखिए रिपरकशंस, रिपरकशंस का मतलब होता है बैड रिजल्ट्स यानी दुष्परिणाम। नरिश यानी पोषण देना यानी गिव नरिशमेंट। सस्टेन यानी जीवित रखना, जीवित बनाए रखना यानी मेंटेन या गिव लाइफ। सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड मतलब एक ही कोशिका वाले। हैविंग ओनली वन सेल। एसिमिलेट, एसिमिलेट यानी अवशोषित करना, एब्जॉर्व करना। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग बाय कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स यानी संश्लेषित करना। ऑर्गेनिक यानी जैव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंपाउंड्स यानी सबस्टेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसे हम यौगिक कहते हैं। वंडरस यानी आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और भोजन बनाते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं और बदले में
हमको ऑक्सीजन देते हैं और भोजन बना लेते हैं। डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब होता है कमी या कटौती, रिडक्शन। मारिन, मारिन का मतलब ऑफ द जो है सी यानी समुद्री। पैराबल, पैराबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज ए मॉरल लेसन यानी नीति कथा, पैराबल। मेटाफॉर यानी रूपक। एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व, और फॉल इनटू प्लेस यानी स्वतः ठीक हो जाना, यानी अपने आप ही ठीक हो जाना, यानी चीज़ें जो है अपनी स्थिति में आ जाना। अपनी साधारण पारिस्थितिकी प्रणाली और जैव विविधता की कमी के कारण अंटार्कटिका यह अध्ययन करने के लिए बिल्कुल ठीक स्थान है कि कैसे पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तनों के बड़े दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही लीजिए, ये समुद्र की वे घासें हैं जो संपूर्ण दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को पोषण प्रदान करती है, वह जीवित रखती है। ये एक ही कोशिका वाले पौधे कार्बन को अवशोषित करने के लिए सूर्य की गर्मी का प्रयोग करते हैं और जैव यौगिकों को उस आश्चर्यजनक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संश्लेषित करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आगे देखिए, वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि ओजोन गैस की परत में और यदि कमी होती है, किस चीज़ की, फाइटोप्लैंक्टन की, तो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी समुद्री जीवों और उस क्षेत्र के पक्षियों का जीवन तथा वैश्विक कार्बन चक्र प्रभावित होगा। फाइटोप्लैंक्टन की नीति कथा में अस्तित्व का एक बड़ा रूपक है। छोटी छोटी चीज़ों की परवाह करो और बड़ी चीज़ें स्वतः ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ, वॉक ऑन द ओशन, समुद्र पर चलना। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, but the west occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Sokalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that, 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, caviator seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. तो अब हम इस पैराग्राफ की भी हिंदी मीनिंग देखेंगे, यानी समुद्र पर चलना। अब इसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पहले देख लेते हैं। एफिफेनीज यानी प्रबल भावना के क्षण, अकॉर्ड यानी घटित होना, वेज या वेज का मतलब घुस जाना, स्ट्रेच यानी फैलाव, पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स, जैसे प्रायद्वीप कैसे है, इंडिया इज ए पेनिनसुला। इसके आगे और देखिए, प्रिवेंटिंग यानी रोक रहा है, और टर्न राउंड, टर्न अराउंड का मतलब हो गया वापस मुड़ना यानी टर्न बैक,
हेड यानी आगे बढ़ना, वर इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश मिला, गैंग प्लैंक का मतलब होता है नाव से तट पर जाने का फट्टा, किटेड आउट यानी सही कपड़ों और सामान के साथ, ग्लेयर्स का मतलब ब्राइट लाइट्स यानी तेज प्रकाश, स्टार्क यानी शियर या ओनली, पेरीफेरी यानी बाहरी परिधि, और देखिए स्ट्रेचिंग यानी यानिंग यानी अंगड़ाइयाँ ले रही, सनिंग यानी धूप सेक रही, फ्लोज यानी बर्फ़ की तैरती हुई चादरें, स्ट्रे यानी आवारा, और रिवेलेशन का मतलब होता है रिवीलिंग फैक्ट, रहस्योद्घाटन। अब हम देखेंगे इसका हिंदी अर्थ, यानी माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एफिफेनीज, यानी अंटार्कटिका का जो मेरा अनुभव है ऐसी प्रबल भावना के क्षणों से भरा हुआ है, पर ऐसा सबसे अच्छा अनुभव 65.55 दक्षिण पर अंटार्कटिका घेरे से थोड़ा ही पहले हुआ। सोकालस्की किसी तरह प्रायद्वीप और टेडपोल द्वीप के बीच फैली मोटी बर्फ़ पर घुस गया था जो हमें और आगे जाने से रोक रही थी। कप्तान ने डिसीजन लिया कि हम वापस मुड़ने वाले थे और वापस उत्तर की ओर बढ़ने वाले थे, परंतु इससे पहले कि हम ऐसा करते हमें नाव से तट पर जाने के फट्टे पर उतरने और समुद्र पर चलने का निर्देश मिला। इसलिए हम सब 52 लोग गोर टैक्स में सही कपड़ों और सामान के साथ और तेज़ प्रकाश में वहाँ फट्टे पर थे। हम मात्र संपूर्ण सफ़ेदी जो कि बर्फ़ की है उस पर चल रहे थे और बर्फ़ ऐसी लग रही थी मानो हमेशा फैली रहेगी। इसके अलावा हमारे पैरों के नीचे एक मोटी लगभग 1 मीटर बर्फ़ की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर की गहराई में जीता जागता सांस लेता खारा पानी भरा हुआ था। बाहरी पर्दी में बर्फ़ की तैरती हुई चादरों पर काफ़ी कुछ किसी बरगद के पेड़ के नीचे आवारा कुत्तों की तरह क्रेबिएटर नाम की सील मछलियाँ अंगड़ाइयाँ ले रही थी और धूप सेक रही थी। यह किसी रहस्योद्घाटन से बिल्कुल भी कम नहीं था। वास्तव में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंधित होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? Who is to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. But what a difference a day makes. But what a difference a day makes. But what a difference a day makes. तो प्यारे बच्चों, इसका भी हम यहाँ पर अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। मेमथ्स का मतलब होता है लाखों वर्ष पहले रहने वाले दैत्याकार जीव। बूली यानी अपने शरीर पर ऊन धारण करने वाले जीव जंतु। रिनोज का मतलब गेंडे, और बंच का मतलब समूह। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, यानी 9 समय खंडों, 6 सीमाओं, 3 जल क्षेत्रों और बहुत से पर्यावरणीय क्षेत्रों के बाद भी मैं अपने ग्रह पर उपस्थित संतुलन के सौंदर्य के बारे में आश्चर्यचकित थी। कैसा हो यदि अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाए जैसा कि यह पहले कभी हुआ करता था? क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ रहेंगे या फिर हमारी डायनासोरों, लाखों वर्ष पहले रहने वाले दैत्याकार जीवों और ऊन वाले गेंडों जैसा परिणाम हो चुका होगा? कौन कह सकता है। लेकिन ऐसे किशोरों के एक समूह के साथ 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद
जिनमें अब भी विश्व को बचाने का आदर्शवाद है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन से भी कितना बहुत फर्क पड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।